क्लास 10 स्टूडेंट, साइंस लेसन 12 इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट पार्ट मैं आपको करवा चुका हूँ। मैंने आपको पेज नंबर 208 तक ये जो क्वेश्चन थे लास्ट टाइम आप वीडियो देखा होगा अगर फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर मैं करवा चुका हूँ और ये क्वेश्चन आंसर कुछ रह गए थे, ठीक है। और इसके बाद का टॉपिक मुझे समझाना है रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम है, पैरेलल, ये सब चीज़ें हमको क्लियर करना है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इन क्वेश्चंस के साथ। और अभी भी इस चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में जब सारे क्वेश्चन कराऊंगा उसके बाद बताऊंगा बच्चों। ये वीडियो स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ से, रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर। और अभी भी आप इस चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इन प्रीसीडिंग सेक्शन, मतलब इससे पहले जो हमने पढ़ा हुआ है अभी तक, वी लर्न अबाउट सम सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। हमने कुछ सिंपल सर्किट देखे जिसमें एक सिंगल बल्ब होता था, है ना, वायर है, एक की लगी है। वी हैव नोटिस हाउ द करेंट थ्रू अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टेंस पर किस प्रकार डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस पर किस प्रकार डिफरेंस डिपेंड करता है, ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। इन वेरियस इलेक्ट्रिकल गैजेट्स वी ऑफन यूज़ रजिस्टर इन वेरियस कॉम्बिनेशन। हम अलग बहुत प्रकार के ऐसे गैजेट्स या ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं बच्चों, इंस्ट्रूमेंट कह लो, गैजेट कह लो, उनके अंदर रजिस्टेंस जो होता है या रजिस्टर होते कह लो, रजिस्टेंस को रजिस्टर भी कहते हैं हम लोग। तो वो अलग अलग तरीके कॉम्बिनेशंस में होता है। वी नाउ देयर फोर intend to see how Ohm's law can be applied to combination of resistor. To see how Ohm's law can be applied to combination of resistance. तो जब एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस को अपन अलग अलग तरीके से कंबाइन करें तो वो किस प्रकार यूज़ किए जा सकते हैं, ये हम देखेंगे। चलिए बच्चों, अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ डायरेक्टली। आई एक्सप्लेन यू, ये मैं आपको दोनों प्रकार का कॉम्बिनेशन सिखाता हूँ। ये क्या है, ध्यान से देखिए बच्चों। बाकी सिस्टम दोनों का सेम रहेगा, बैटरीज, की, अमीटर, ठीक है। रजिस्टर्स, रजिस्टर को देखिए, हियर इज 3 रजिस्टर R1 R2 R3, 3 रजिस्टेंस है R1 R2 R3। ये रजिस्टेंस पहले रजिस्टेंस का पहला पॉइंट और ये उसका दूसरा पॉइंट। अब यहीं पर ही दूसरे का पहला पॉइंट है और फिर ये उसका नेक्स्ट पॉइंट है। मतलब कहने का ये है कि जहाँ पर फर्स्ट रेजिस्टेंट एंड होता है वहीं से सेकंड चालू होता है, जहाँ पर सेकंड एंड होता है वहीं पर थर्ड। मतलब रेजिस्टेंसेस के सिर्फ एक हिस्से कॉमन है, इन दोनों में सिर्फ एक हिस्सा कॉमन है, इन दोनों में एक कॉमन है। तो ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन बच्चों। कैसा होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। और नेक्स्ट है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन बच्चों, जिसमें जितने भी रजिस्टर हैं उन सभी का एक एंड एक जगह पर होता है, दूसरा एंड दूसरी जगह पर होता है। जैसे देखिए R1 R2 R3, इन तीनों का एक एंड यहाँ जुड़ा है, दूसरा एंड तीनों का यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो इसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन बच्चों, ठीक है। अब हम इन दोनों कॉम्बिनेशन को बहुत ही डिटेल में और अच्छे से पढ़ लेते हैं क्या होता है। मैंने आपको इनकी पहचान बता दी, तो कैसे आप पहचान सकते हो किसी सर्किट को देख कर के रजिस्टर सीरीज में है, सीरीज में है या पैरेलल है। चलिए आगे देखें। रजिस्टर इन सीरीज, व्हाट हैपन टू द वैल्यू ऑफ करंट व्हेन अ नंबर ऑफ रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट। क्या होगा अगर हम बहुत सारे रजिस्टेंसेस को एक सीरीज में जोड़ दें। What would be their equivalent resistance, उनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होंगे। इक्विवेलेंट मतलब सबको मिलाकर कितना होगा, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए 3 रजिस्टर है तो इन तीनों का रेजिस्टेंस इस कॉम्बिनेशन के बाद कितना होगा, उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बच्चों। इसके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है, हमको एक छोटी सी एक्टिविटी करने का बोला है, कर लेते हैं। जॉइन 3 रजिस्टर ऑफ डिफरेंट वैल्यू इन सीरीज, अलग अलग वैल्यू के 3 रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़िए। Connect them with a battery and a meter and plug key as shown in the figure 12.6, जैसा कि इस फिगर में दिया है। वोल्ट मीटर कहाँ होता है बच्चों, वोल्ट मीटर हमेशा
स्टार्टिंग के रेजिस्टेंस के पहले और लास्ट रेजिस्टेंस के बाद में होता है और उनसे पैरेलल जुड़ा होता है। कैसे जुड़ा होता है? पैरेलल। इस कॉम्बिनेशन को पैरेलल कहा जाता है, ठीक है। और अमीटर जो होता है, अमीटर हमेशा सीरीज में जुड़ता है, ठीक है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का हमारा अमीटर हो गया। तो इस टाइप से हमको 3 रेजिस्टेंसेस जोड़ना है, ठीक है। फिर क्या करना है आपको? यू मे यूज द रजिस्टर ऑफ वैल्यू लाइक 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। आप इस टाइप के रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम एंड अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। एक 6 वोल्ट की बैटरी यूज कर सकते हैं। प्लग द की, नोट द अमीटर रीडिंग। आप मतलब बटन चालू कीजिए, प्लग द की मतलब बटन को चालू कीजिए, जो की होती है, और अमीटर की रीडिंग को देखिए बच्चों। चेंज द पोजीशन ऑफ अमीटर टू एनीवेयर इन द बिटवीन द रजिस्टर्स। नोट द अमीटर रीडिंग ईच टाइम। डू यू फाइंड एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द अमीटर। मतलब ये है कि अमीटर की जगह को चेंज कर लीजिए। You will observe that the value of current in a meter is the same independent of its position in electrical circuit. It means that in series combination a resistor the current is same in every part of the circuit. मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर हम इस सर्किट में अमीटर को यहाँ रखें, कहीं पर भी रखें, इसकी वैल्यू या इधर कहीं करें तो भी इसकी वैल्यू करंट की सेम होगी, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट विल बी चेंज इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चेंज होता है और क्या नहीं होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कभी चेंज नहीं होता बच्चों, करंट हमेशा सेम रहता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब सेम एक्टिविटी हम करेंगे, मैं इस एक्टिविटी को पढ़ाने की बजाय समझा देता हूँ जल्दी से। देखिए ये एक रेजिस्टेंस है, हमने यहाँ पर कुछ वोल्ट मीटर लगाए हैं लेकिन अलग अलग। मैंने इन दोनों पॉइंट के बीच में वोल्ट मीटर को लगाया, जो क्या करेगा, इस रेजिस्टेंस के लिए कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो देखेगा। यहाँ का वोल्ट मीटर सिर्फ इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज बताएगा कि इस रेजिस्टेंस के लिए कितना वोल्टेज यूज हो रहा है। और यहाँ पर तो ये वैल्यू मैं बता दूं बच्चों, V1, V2, V3 हमेशा अलग निकलेगा, क्योंकि रेजिस्टेंसेस अलग हैं तो V1, V2, V3 भी अलग अलग होते हैं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि करंट की वैल्यू तो इसमें सेम ही जा रही है, लेकिन रेजिस्टेंस अलग होने की वजह से ये कुछ अलग वोल्टेज यूज़ करेगा, ये कोई डिफरेंट वोल्टेज यूज़ करेगा और ये भी कोई डिफरेंट वोल्टेज यूज़ करेगा, ठीक है। तो यू विल ऑब्जर्व दैट पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3। मतलब सो बच्चों सिंपली ये जिसका रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा वो उतना वोल्टेज यूज़ करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस उसको उतना चाहिए, है ना। ये R1, R2, R3 तीनों अपने अपने क्या लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंसेस यूज़ कर लेंगे। लेकिन इन तीनों के पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3 को मिला दूँ तो इस बैटरी से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 6 वोल्ट ही होगा, इससे ज़्यादा आना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इस वोल्टेज को उन्होंने सीरीज़ कॉम्बिनेशन में वोल्टेज अलग होता है बच्चों, ये अलग वोल्टेज यूज़ करते हैं, ये अलग करते हैं और ये डिफरेंट। यही इसकी बस 2 चीज़ें याद रखना है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है अक्रॉस दी कंडक्टर या रजिस्टर। रजिस्टर के लिए हर एक का पोटेंशियल अलग होता है। लेकिन V1, V2, V3 तीनों को मिला दो तो वो किसके बराबर होता है बच्चों, V के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, V के। अब इसके बाद का काम मैं आपको समझाता हूँ कॉपी में। तो बच्चों आपने क्या देखा, आपने देखा कि V जो है वो इक्वल है V1 प्लस V2 प्लस V3। हम कर क्या रहे हैं, हम फॉर्मूला बना रहे हैं कि हम किस प्रकार से रेजिस्टेंसेस को निकाल सकते हैं, ठीक है। सो हमको पता है, हमने टोटल करंट जो होता है बच्चों V बराबर होता है IR। इसके लिए में करंट हर जगह सेम है, I है। हमने क्या देखा, पहले ही पढ़ लिया कि करंट चेंज नहीं हो रहा सर्किट में, तो I। और ये R को अपन ने क्या नाम दिया था, R इक्विवेलेंट, तो मैंने R EQ लिख दिया। V1 कौन है, V1 वो वोल्टेज है। V1 कौन सा वोल्टेज है बच्चों, V1 वो वोल्टेज है जब करंट तो सेम है लेकिन रेजिस्टेंस को R1 लिया था। तो V1 के लिए का फॉर्मूला बनेगा IR1,
क्योंकि करंट तो हर जगह सेम। इसी टाइप से V2 क्या बनेगा, IR2, क्योंकि V बराबर IR तो फॉर्मूला हमने ओम्स लॉ से पढ़ लिया है। V बराबर IR क्या होता है, ओम्स लॉ से होता है। V3 बराबर IR3। I तीनों जगह दिख रही है, मैंने कॉमन लिया I, तो अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इधर हो गया I R इक्विवेलेंट, इधर भी I है, ये I से I कट जाएगा। तो आपके R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ये लीजिए, क्लियर हो गया। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने रेजिस्टेंस हैं उन सबको जोड़ दो। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने सपोज 1 ओम लिया है, 2 ओम लिया है, 3 ओम लिया, जोड़ दो। 1 + 2 3, 3 + 3 6, तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का हो गया 6 ओम। ओके, यही काम इन्होंने यहाँ करके दिखाया होगा, पीछे बुक में भी ऐसे ही दिया है बच्चों, और कुछ नहीं है। ये देखिए, V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3, तीनों वैल्यू रखी। तो RS लिखा इन्होंने, मैंने REQ लिखा था। सबका मतलब एक ही होता है कि टोटल रेजिस्टेंस तीनों को मिलाकर। क्लियर है बच्चों? ये RS क्या है, तीनों रेजिस्टेंस को मिलाकर एक फाइनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कह सकते हैं इसको, R इक्विवेलेंट कह सकते हैं। ठीक है, जो कहना चाहो उसका मतलब इतना ही है कि तीनों रेजिस्टेंस को मिलाकर सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंस है तो वो डायरेक्टली प्लस होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, डायरेक्टली प्लस। चलिए, इससे बेस्ट एक बहुत अच्छा एग्जांपल या क्वेश्चन यहाँ पर आया है, हम उसको करेंगे। एन इलेक्ट्रिक लैम्प, कोई इलेक्ट्रिक बल्ब या बड़ा सा लैम्प है जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम एंड अ कंडक्टर है 4 ओम। देखो, ये बल्ब 20 ओम रेजिस्टेंस का, एक कंडक्टर 4 ओम का। कैसे दिख रहे हैं आपको, सीरीज में 4 ओम के बाद ये है, तो दोनों सीरीज में है। आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी, ये एक 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। इन द फिगर गिवन, ये फिगर मैंने दिखा दिया। क्या कैलकुलेट करना है आपको बच्चों, बहुत बार ये होता है आपसे बोलेंगे नहीं वो सीरीज में जुड़े है क्या, आपको समझना पड़ेगा कि वो कैसे जुड़े हैं। ये दिख रहा है कि एक रेजिस्टेंस, ये इसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, तो इन दोनों के क्या दिख रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। जहाँ पर ये खत्म हो रहा वहाँ से ये चालू हो रहा है। ठीक है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। करना क्या है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, यानी आपको ये R इक्विवेलेंट निकालना है, पहला काम तो ये। ठीक है, द करेंट थ्रू द सर्किट, करंट I कितना निकलेगा ये भी निकाल लेंगे बहुत आराम से। एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर, इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल लगेगा ये, और इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल ये तीनों चीज़ें बहुत ही ईजी से आसानी से निकल जाती है बच्चों, कोई टेंशन नहीं है। गिवन वैल्यू लिख लो, लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन करते हैं इसमें। सबसे पहले गिवन लिख लो क्या क्या दिया है। रेजिस्टेंस ऑफ लैम्प, लैम्प के रेजिस्टेंस को R1 मान लो आप। कितना दिया है, 20 ओम। एक और रेजिस्टेंस दिया है R2 4 ओम है। आपको इस सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो R इक्विवेलेंट क्या कहता है, R इक्विवेलेंट कहता है कि R1 प्लस R2 बराबर होते हैं। अभी हमने ऊपर फॉर्मूला बनाया, R1 जितने भी हो, पर यहाँ 2 हैं तो हमने 2 ही लिखे बस। तो 20 + 4, तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया बच्चों, 24 ओम हो गया। पहला क्वेश्चन सॉल्व, उन्होंने क्या पूछा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। बी में उन्होंने पूछा करंट, करंट का फॉर्मूला बच्चों बहुत ही आसान है। बी करंट इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, V/R। करंट होता है V/R, ओम्स लॉ से हमने पढ़ रखा है। तो करंट निकालने के लिए V कितना दिया है, 6 वोल्ट की बैटरी है, तो 6 वोल्ट का रेजिस्टेंस, 6 वोल्ट का पोटेंशियल, R हो गया 24, 1/4, 1 को 4 से डिवाइड करोगे 0.25 एम्पियर का करंट आ गया आपका। ठीक है, चलिए अब हमें क्या निकालना है, थर्ड चीज़ हमको उन्होंने फाइंड करने के बोली कि यहाँ पर कितना पोटेंशियल है। तो भाई अगर ये रेजिस्टेंस R1 माना तो इसका पोटेंशियल V1 हो जाएगा।
इसको मैंने R2 माना तो इसका पोटेंशियल V2 हो जाएगा, जो हमने पहले भी पढ़ाया था, मैंने बताया था ना, अलग अलग पोटेंशियल होते हैं सबके, सीरीज़ में सबके पोटेंशियल डिफरेंस अलग होते हैं। इन दोनों के एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। तो ये निकालने के लिए तो बच्चों फिर से लिखो, सी क्वेश्चन है ये, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है सी। हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लैंप, लैंप के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को V1 मान लो। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लैंप V1 है। V1 इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, I/R1, क्योंकि I कभी चेंज नहीं होता है। I की वैल्यू हमने कितने निकाल रखी है, 0.25, R1 कितना था 20, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, फाइव वोल्ट। कितना पोटेंशियल यूज़ कर रहे हैं बच्चों, ये 5 वोल्ट का पोटेंशियल यूज़ कर रहा है। सेम टाइप से आप V2 निकाल लोगे, जो होता है I/R2। I की वैल्यू 0.25, ये R2 दिया है 4 ओम, है ना, तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल कहाँ यूज़ होगा, यहाँ पर 1 वोल्ट, यहाँ पर 5 वोल्ट। 5 + 1 6, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, सेम है। Draw a schematic diagram of circuit consisting of a battery of 3 cells, 2 ohm each, and 5 ohm resistor and 8 ohm resistor and 12 ohm resistor and a plug key, all connected in series। सबको सीरीज में बनाना है बच्चों, ठीक है। तो सेम डायग्राम है, इस टाइप का डायग्राम बना नहीं रहा हूँ, आप ध्यान रखना, इस टाइप का है, बस यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और जोड़ देना आपने, 3 रेजिस्टेंस कर सकते हैं। चलिए हम बना ही लेते हैं। तो बच्चों सीरीज़ में जोड़ना बहुत इजी है। सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर एक 6 वोल्ट बैटरी है, 3 सेल है, 1 2 3, 2 वोल्ट के 3 सेल हैं, तो टोटल हो जाएगा 6 वोल्ट। 3 रेजिस्टेंस जोड़ना है सीरीज़ में, 1 2 3 रेजिस्टेंस सीरीज में। हाउ मच, 5 8 12 लिख दो, 5 ओम 8 ओम 12 ओम। इसके बाद क्या बोला उन्होंने, एक प्लग की है, अमीटर तो नहीं बोला है, नहीं बोला है, ठीक है। और प्लग की करंट की डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर, सो आई, ठीक है। redraw the circuit of question 1, putting an ammeter to measure the current through the resistor and a voltmeter to measure the potential difference across 12 ohm resistor. What would be the reading in the ammeter and the voltmeter? इसके बाद आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, है ना। आपके सामने 6 ओम रेजिस्टेंस हो गया है, जिस प्रकार मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो अगर हमको इसको रीड्रॉ करना है बच्चों, तो रीड्रॉ कैसे कर सकते हैं हम लोग, है ना। हम यहाँ पर एक अमीटर को ऐड कर सकते हैं, है ना, सो प्लस माइनस, यहाँ लिख दो ए, तो ये हो गया अमीटर। उन्होंने बोला वोल्ट मीटर जोड़ना है आपको, कहाँ जोड़ना है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर आपको 12 ओम रजिस्टर में जोड़ना है। यहाँ पर ये हो गया आपका वोल्ट मीटर, ठीक है। यहाँ लिख दो आप फीट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका वोल्ट मीटर, ठीक है। इसकी डायरेक्शन के लिए यहाँ पर हम प्लस लिख देते हैं और यहाँ क्या लिख देते हैं, माइनस, ठीक है। अब हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उन्होंने क्वेश्चन दिया लेकिन बना के करने के लिए, तो बहुत आसान है, मैं इसको रफली आपको समझा रहा हूँ। हमको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, सीरीज कॉम्बिनेशन है 5 8 12, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट तीनों का प्लस 5 + 8 + 12, 12 + 8 20 और ये 25 ओम का आपका टोटल रेजिस्टेंस हो गया।
6 वोल्ट आपकी बैटरी है, 3 बैटरी है ना 2 वोल्ट की। टोटल पोटेंशियल है 6 वोल्ट। करंट निकालना है तो करंट क्या होता है, करंट होता है V अपॉन आर, V बाय आर करंट होता है। V दिया है 6 वोल्ट, ये है 25, तो 6 अपॉन 25 एम्पियर का करंट हो गया। कैंसिलिंग तो हो नहीं सकती 6 और 25 की, तो 6 अपॉन 25 एम्पियर का ये हो गया आपका करंट। ओके, अब क्या पूछा उन्होंने, करंट की रीडिंग पूछी। व्हाट वुड बी द रीडिंग इन अमीटर, तो अमीटर की रीडिंग हमने निकाल ली जितना करंट होगा, और वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालना है। वोल्ट मीटर मतलब जहाँ पर आपने ये वोल्ट मीटर लगाया, ये कितनी रीडिंग देगा, तो ये रीडिंग देगा सिर्फ इस 12 ओम की रीडिंग। किसकी देगा, 12 ओम के रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है इसकी रीडिंग देगा ये। ठीक है, यानी अगर मान लो इसको मैं R3 नाम दे दूँ, ये तीसरा रेजिस्टेंस है, तो इसका जो पोटेंशियल निकलेगा उसको V3 नाम दे सकते हो आप। तो अगर आपको V3 निकालना है, V3, तो वो क्या हो जाएगा, IR3। तो V3 इज इक्वल टू I कितना दिया है, 6 अपॉन 25, रेजिस्टेंस यहाँ पर है 12 ओम, मल्टीप्लाई कर लो, 12 6 72, तो V3 हो जाएगा 72 अपॉन 25 वोल्ट बच्चों। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, सबसे पहले रेजिस्टेंस निकाले, तीनों को प्लस किया, तो R इक्विवेलेंट हो गया 25 वोल्ट ओम। वोल्टेज दिया था 6 वोल्ट, I बराबर होता V अपॉन आर, V R कैंसिलिंग नहीं हो रही थी तो इसी को नाम दे दिया 6 अपॉन 25 एम्पियर। उन्होंने बोला 12 ओम जो है यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगाओ। हमने यहाँ वोल्ट मीटर लगा दिया। इस वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालने के लिए फॉर्मूला V3 बराबर IR3, I की वैल्यू R रख दिया, 12 6 72, अभी भी कैंसिलिंग नहीं हो रही है, सिर्फ डिवाइड हो सकता है 25 से इसको, तो वो हम कर लेंगे अगर ज़रूरत लगी तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी रजिस्टर इन पैरेलल। नेक्स्ट है बच्चों, रेजिस्टेंसेस को हम पैरेलल में लेते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हम आपको डायग्राम में पहले ही बता चुके हैं कि डायग्राम में इसको कैसे लिया जाता है। ये आपकी बैटरी है, बैटरी से करंट जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर 3 रेजिस्टेंसेस है। ये पहला रेजिस्टेंस R1, ये दूसरा रेजिस्टेंस R2, ये तीसरा रेजिस्टेंस R3। जब इन तीनों का एक हिस्सा यहाँ पर है और तीनों का दूसरा हिस्सा यहाँ पर है, एक साथ है, तो इसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ करंट। क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ करंट। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जो करंट है यहाँ जाकर 3 अलग अलग फॉर्म में बढ़ जाता है। यहाँ पर I1 करंट जाएगा, यहाँ पर I2 करंट जाएगा, और यहाँ पर जाएगा करंट I3। और वोल्टेज इन सभी के लिए वोल्टेज सेम रहता है। इसके लिए भी V सेम रहेगा, इसके लिए भी V सेम रहेगा, इसके लिए भी। आपको याद होगा मैंने सीरीज़ में क्या समझाया था कि सीरीज़ में वोल्टेज अलग अलग होता है, R1 का वोल्टेज अलग, R2 का अलग, R3 का अलग, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज तीनों के लिए सेम, लेकिन करंट हर लाइन में अलग। इसमें अलग करंट जाएगा, इसमें अलग, और इसमें अलग करंट जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। यहाँ पर हमने क्या देखा है कि करंट जो है वो I है, आगे जाके 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो I जो है वो बन जाता है I1 प्लस I2 प्लस I3। जो करंट मैंने समझाया था ना आपको, क्या समझाया था कि ये करंट जो I करंट यहाँ से निकल रहा है वो यहाँ जाके 3 पार्ट में हो जाएगा, I1, I2 और I3 में। ठीक है, तो टोटल करंट I जो है इस पूरे सिस्टम का वो I1 प्लस I2 प्लस I3 होता है। अब हमको एक और फॉर्मूला पता है बच्चों, हमको क्या फॉर्मूला पता है कि I बराबर होता है V अपॉन R। इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा है, हमने ये देखा है कि ये हो गया हमारा, इस बैटरी या सेल का जो पोटेंशियल है वही हमारा टोटल V होता है। और इस पूरे क्वेश्चन में V सेम रहता है, V चेंज नहीं होता है, V एक जैसा रहेगा। ओके क्लास, तो V की वैल्यू बदलेगी क्या, नहीं। अब
तो बच्चों जो सर्किट में टोटल करंट आ रहा है वो होगा V/R। इसके बाद 3 करंट यहाँ से निकल रहे हैं, मैंने बताया ये I जो है 3 हिस्सों में बढ़ गया, I1, I2 और I3। इन तीनों के फॉर्मूले क्या बनेंगे? तीनों के लिए देखो करंट का फॉर्मूला वही होता है, पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। तो V सब में सेम है, मैंने क्या बताया पूरे सिस्टम में V सेम रहता है, बस अपॉन में R बदल जाता है। पहले वाले रेजिस्टेंस में I1 करंट जा रहा है, तो I1 की वैल्यू हो जाएगी V/R1, I2 की V/R2, I3 की V/R3। हम ये वैल्यू रख देंगे। हमने क्या देखा है कि टोटल करंट I जो है वो 3 हिस्सों में बढ़ गया, I1, I2 और I3। I बराबर V/R, तो I की जगह लिखा V/R, I1 की जगह V/R1, I2 की जगह V/R2, I3 की जगह V/R3। चलिए अब हमको क्या दिख रहा है? हमको ये दिख रहा है कि यहाँ पर भी V है, यहाँ पर भी V है, यहाँ पर भी V है, इन तीनों में V है, तो वो V हमने कॉमन लिया, तो यहाँ से V चला गया तो बचा 1/R1, यहाँ से V गया तो 1/R2, यहाँ से V गया तो 1/R3। इस V से V कैंसिल हो जाएगा, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसका मतलब ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कौन से कॉम्बिनेशन में? इससे पहले मैंने सीरीज समझाया था बच्चों, अब मैं समझा रहा हूँ पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा कि R जो होता है वो 1/R जो है वो इनके इक्वल होता है। अब मैं इस क्वेश्चन को नंबर लेके करता हूँ, फॉर्मूला है ये तो बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं और हम देखते हैं। इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन 12.10, जो पीछे दिया था अभी मैंने जिसके लिए बात करी थी, R1 है, R2 और R3 जो है 5, 10 और 30 है रिस्पेक्टिवली, विच हैव बीन कनेक्टेड टू बैटरी 12 वोल्ट। वो एक 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। जो ये डायग्राम है इसकी बात हो रही है ना, ये तीनों दे रही है अपने को, 5, 10 और 30 बोला है। ये 12 वोल्ट की बैटरी है ना, और हमको इसके अंदर क्या निकालना है? कैलकुलेट करंट थ्रू ईच रजिस्टर। हर एक रेजिस्टेंस में कितना करंट जा रहा है, मतलब हर एक में अलग अलग जो जा रहा है, I1, I2, I3 वो निकालना है। और हमको निकालना है टोटल करंट, वो भी निकल जाएगा, ठीक है। और टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस तीनों को मिलाकर कितना रेजिस्टेंस होगा ये फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमने क्या देखा है कि कॉम्बिनेशन कैसा है हमारा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले R1, R2, R3 की वैल्यू लिख लेते हैं क्वेश्चन में। R1 5 ओम, R2 10 ओम, R3 30 ओम, ठीक है। तो 1/R का फॉर्मूला भी हमने क्या देखा, 1/R, R क्या होता है? R इन सब का मिलाकर इक्विवेलेंट होता है। क्या होता है? इक्विवेलेंट। वो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R निकालने के लिए वैल्यू रख दो। R1 की जगह 5 तो 1/5, 1/10, 1/30। अब हमें क्या करना है बच्चों, 5, 10 और 30 जो अपॉन में, इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 से डिवाइड किया, 5 में तो जाता नहीं है, 10 में, 5 बार 30 में, 15 बार। अब 2 से तो जाएगा नहीं, 5 और 15 है तो किससे जाएगा? 3 से। 5 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 15 में यस 5 बार। अब 5 से करेंगे, 5 1 जा 5 1 जा 5 1 जा। एलसीएम क्या आएगा इन तीनों का? मल्टीप्लाई। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 है ना। एलसीएम हमारा आ जाता है बच्चों 30। थोड़ा जल्दी में इसलिए करवा रहा हूँ कि आप लोग को भी सब आता होगा। फिर हम एलसीएम को क्या करते हैं बच्चों, तीनों से डिवाइड करते हैं। पहले 5 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 5 6 जा 30 कितने बार जाता है? 6 बार। तो 1/5 में 6 बार गया ना, तो इसमें ऊपर नीचे 6 का मल्टीप्लाई,
अब 10 के टेबल में 30 कितने बार में आता है तो हमको पता ही है, 10 3 जा 3 बार में आता है, तो हम यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर तो किसी की ज़रूरत नहीं होगी, यहाँ पहले से 30 है, ठीक है। जो एलसीएम हमारा आता है अगर वो पहले से यहाँ लिखा है तो हमें किसी भी चीज़ के मल्टीप्लाई की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे आर की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 3 1 जा 3 अपॉन 30, 1 अपॉन 30। तो 1 अपॉन आर क्या हो गया आपका, नीचे तीनों की जगह 1 30, ऊपर 6 + 3 9 और 1 10, ऊपर तीनों को प्लस कर देते हैं, 6 + 3 9 और 1 10, 10 अपॉन 30, 0 से 0 कट गया। 1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3, हमको निकालना है आर, तो हम इन दोनों को रेसिप्रोकल करते हैं बच्चा। रेसिप्रोकल मतलब ये ऊपर नीचे से वैल्यू बदल जाती है, ये हो जाएगा r अपॉन 1 और ये भी उल्टा हो जाएगा 3 अपॉन 1। अपॉन के 1 की कोई वैल्यू कभी नहीं लिखते हैं, यानी 1 हटा दो तो r बराबर क्या दिख रहा है आपको, 3। तो रेजिस्टेंस हो गया आपका 3 ओम। कितना हो गया, 3 ओम का रेजिस्टेंस। चलिए, ये सबसे ज़रूरी पहला काम था, ये हमने कर लिया। तो बच्चों ये हमारा रेजिस्टेंस निकल गया जो हमको निकालना था। वैसे तो हमको क्वेश्चन नंबर सी था, हमको जो सी में पूछा था टोटल सर्किट रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना बच्चों, हमको निकालना है करंट की वैल्यू, है ना। टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट कैसे निकालते हैं बच्चों, दोनों ही आसान है वैसे तो। देखिए, टोटल करंट निकालने से पहले अपन अलग अलग करंट निकाल लेते हैं। हमने क्या फॉर्मूला देखा था, I1 बराबर V अपॉन R1। V है हमारा 12 वोल्ट, पहला रेजिस्टेंस है 5, है ना, यही हमने लिख रखा है क्वेश्चन में, दिखाएं आपको। चलिए देख लो, R1 5 है और वोल्टेज हमारा टोटल कितना था, 12 था। तो पहला करंट क्या आ जाएगा, 12 अपॉन 5 डिवाइड कर दो, 2.4 एम्पियर करंट पहले वाले में। I2 निकालने के लिए वोल्टेज तो वही रहेगा 12, उसका रेजिस्टेंस कितना है 10, डिवाइड करोगे तो 1.2 एम्पियर। तीसरा I3 वोल्टेज वही 12 डिवाइड में 30, 6 से कटा 2 बार, 6 से कटा 5 बार, कितना आएगा बच्चों 0.4 एम्पियर। अगर इन तीनों को मिला दूं तो टोटल आई आ जाएगा। आई हमने क्या देखा था, आई क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस I3 होता है, तीनों को जोड़ दो, 2.4 1.2 0.4 तीनों को प्लस कर लो बच्चों, आंसर आ जाएगा 4 एम्पियर का टोटल करंट इसमें फ्लो हो रहा है। 4 एम्पियर का टोटल करंट इसमें फ्लो हो रहा है। क्लियर है। चलिए, तो अब सबसे अच्छी बात इस सर्किट की क्या होती है वो बताता हूँ मैं आपको, ध्यान से देखिए। आपको फाइनली कितने ओम का रेजिस्टेंस मिला, सिर्फ 3 ओम का रेजिस्टेंस मिला, जबकि आपने कितने बड़े बड़े रेजिस्टेंस लिए थे बताइए आप, 5 लिया, 10 लिया, 30 लिया। अगर हम इनको सीरीज में जोड़ते तो टोटल 45 हो जाता बच्चों, 30 + 10 + 5। लेकिन अब हमने इनको पैरेलल में जोड़ा तो ओनली 3 हो गया, मतलब जो सबसे छोटा 5 था उससे भी कम हो गया, जो सबसे छोटा 5 था उससे भी कम हो गया। तो इससे एक चीज़ समझ में आती है कि जब आप पैरेलल जोड़ते हो तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है ना, और जब आप सीरीज में जोड़ते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा बच्चों। चलिए बच्चों, तो यहाँ हमने पैरेलल को भी समझ लिया, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी हैं, पढ़ लेते हैं। वी हैव सीन दैट इन सीरीज सर्किट, हमने क्या पढ़ा कि जब हम सीरीज सर्किट बनाते हैं करंट इज कांस्टेंट, करंट आई कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द सर्किट, thus it is obviously impractical to connect an electric bulb or electric heater in series। तो फिर तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि जो चीज़ें हमको ज़्यादा करंट पे लगाना है हम उसको सीरीज में जोड़ेंगे तो उसको उतना करंट नहीं मिल पाता है, बिकॉज दे नीड करंट ऑफ वाइडली डिफरेंट वैल्यू ऑफ ऑपरेट प्रॉपरली, मतलब उनको चलाने के लिए ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है। किसी इलेक्ट्रिक हीटर को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा करंट चाहिए। अनदर मेजर डिसएडवांटेज ऑफ
सीरीज सर्किट की एक प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों कि व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स द सर्किट इज ब्रोकन, मतलब अगर कोई एक चीज़ खराब हो जाए तो पूरा सिस्टम रुक जाता है। क्यों रुक जाता है उसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। देखिए बच्चों, हाँ हम यहीं से समझ लेते हैं कि ये दोनों सीरीज़ में जुड़े हैं। यहाँ से करंट गया पहले इसके पास, अब अगर मान लो ये टूट गया तो सर्किट यहीं ख़त्म हो जाएगा। करंट यहाँ से इधर जाएगा नहीं, जब नहीं जाएगा तो ये बल्ब भी नहीं जलेगा। तो इससे क्या प्रॉब्लम है कि अगर कोई एक सिस्टम ख़राब हो जाए सीरीज़ में तो दूसरी वाली चीज़ अपने आप ही बंद हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सीरीज़ का। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता है बच्चों। पैरेलल में करंट जा रहा है, सबने अपना अपना अलग अलग करंट ले लिया, इसने लिया, इसने लिया, इसने। अब अगर ये ख़राब भी हो जाए तो इतना हिस्सा ख़राब हो रहा है, इसको कोई फ़र्क पड़ेगा इससे नहीं। इसका करंट इसको मिलता रहेगा, इसको अपना करंट मिलता रहेगा, ठीक है। इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर कोई एक चीज़ ख़राब भी हो जाए तो भी दूसरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपना काम करता रहेगा, ठीक है। इफ़ यू हैव यूज्ड फेरी लाइट्स टू डेकोरेट योर बिल्डिंग ऑन फेस्टिवल्स, on marriage celebration, you might have seen the electrician spending a lot of time in trouble locating and replacing the dead bulb। मतलब वो क्या करते हैं, बहुत बार ख़राब बल्ब को निकालने हटाने में बहुत टाइम ख़राब करते हैं। Each has to be tested to find which has fused or gone। फिर देखा जाता है कि कौन सा बल्ब ख़राब है या फ्यूज़ हो चुका है। On the other hand, parallel circuit divide the current through the electrical gadget। मतलब पैरेलल में क्या होता है, हम हर अलग अलग गैजेट को, हर अलग अलग मशीन को अलग अलग करंट देते हैं, ठीक है। द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट डिक्रीज, टोटल रेजिस्टेंस हमेशा पैरेलल में कम हो जाता है। दिस इज हेल्पफुल प्रैक्टिकली व्हेन ईच गैजेट हैज़ डिफरेंट रेजिस्टेंस एंड रिक्वायर डिफरेंट करंट टू ऑपरेट। तो ये फ़ायदा होता है कि जब हम हर अलग अलग चीज़ों को यूज़ करते हैं तो उनका अपना पर्सनल रेजिस्टेंस भी होता है और पर्सनल उनका करंट भी होता है, तो वो इजीली उसको चला सकते हैं। चलिए हमारा काम ख़त्म, क्वेश्चन आंसर पे आ गए। जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर हम इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, आपको इसका आंसर निकालना है। बच्चों ने सिखा दिया आपको, इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करके आपको पैरेलल का आंसर निकालना है कि इनको जब पैरेलल ही जोड़ दोगे तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन अभी सिखा चुका हूँ मैं आपको। एक इलेक्ट्रिक लैंप पे 100 ओम का है ना, और टोस्टर है जिस 50 ओम का, और एक वाटर फिल्टर है 500 ओम का, कनेक्टेड इन पैरेलल टू 220 वोल्ट सोर्स। चलिए मैं आपको इसका डायग्राम सिखा देता हूँ बच्चों, ठीक है। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल आयरन। हमको वैसे ज़रूरत नहीं है इसके डायग्राम की, उन्होंने पहले ही बोल दिया पैरेलल में है। मैं एक रफली डायग्राम सिखाता हूँ पैरेलल में कैसा होता है। ये एक रेजिस्टेंस, मान लो कि हीटर है, ये टोस्टर है, और ये कोई बल्ब होगा, यही दिया ना यहाँ पर, क्या दिया है, लैंप 100, तो ये 100 ओम का लैंप हो गया। 500 ओम का वाटर हीट फिल्टर, ये 500 ओम का हो गया, और 50 ओम का टोस्टर। तो इसको नीचे बना दिया गलती से मैंने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऊपर नीचे लिखने से। 50 ओम का, ये सब किससे जुड़े हुए हैं बच्चों, ये सब जुड़े हुए हैं एक 220 वोल्ट सप्लाई से। 220 वोल्ट सप्लाई हमारा एसी सप्लाई होता है, उसको ऐसा दिखाते हैं, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी भी इसको। मैं हमको ये बनाने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ आपके में, ठीक है। इस टाइप का डायग्राम है, हमको इसमें निकालना क्या है। What is the resistance of electric iron connected to the same source that takes much current as all three appliances, and what is the current through it? क्वेश्चन क्या है, what is the resistance of electric iron connected to same source that takes as much current as all three appliances। मतलब एंड व्हाट इज़ द करंट थ्रू इट, तो उसमें कितना करंट जाएगा। पहली चीज़ तो ये है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो इन तीनों से ज़्यादा पावरफुल है ना, और वो इनसे ज़्यादा करंट चाहिए उसको, तो है ना, तो उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए बच्चों अगर ज़्यादा करंट चाहिए तो।
ये तो कंफर्म बात हो गई है। और उसमें से कितना करंट निकलेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा, नहीं आए तो मुझे बताइएगा, मैं करवा दूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है बच्चों, अभी हमने देखा था पैरेलल में कनेक्ट करने पर अगर कोई एक डिवाइस ख़राब हो जाती है तो दूसरे को इश्यूज नहीं होते हैं, है ना। हाउ कैन 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस दिस आर कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम। देखिए बच्चों 2, 3, 6 है, हमको अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो पैरेलल करेंगे, ज़्यादा नहीं सॉरी सीरीज़ करेंगे। अगर हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, जैसे 4 ओम बोला उन्होंने, कितना बोला 4 ओम, तो हमको पैरेलल ही करना है। लेकिन किस किस को पैरेलल करना है और 1 ओम के लिए किस किस को पैरेलल करना है, चलिए हम करके देख लेते हैं। देखिए बच्चों अगर हम 4 ओम चाहिए है ना, तो हम एक काम करते हैं 2 ओम को सीरीज़ में कर देते हैं और इन दोनों को पैरेलल कर देते हैं। देखिए मैं डायग्राम बनाऊँ, हम 2 ओम को सीरीज़ में करते हैं और 3 और 6 को पैरेलल कर देते हैं। ये हम हमेशा ऐसा करते आए हैं, सीरीज़ और पैरेलल एक साथ कर सकते हैं। ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 6 ओम। हमको इनको प्लस करना है तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 3 और 6 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा ध्यान से। हम लिखेंगे, हम ऐसा लिख लो पहले, फॉर गेटिंग 4 ओम वी, हाँ हम क्या लिखेंगे, वी जॉइन 3 and 6 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल and 2 ohm in series with them, और 2 ohm को इनके साथ सीरीज में रखेंगे। 2 ohm वाले को इन दोनों के साथ सीरीज में रखेंगे और इन दोनों को कैसे रखेंगे, पैरेलल में रखेंगे। कैसे रखेंगे, पैरेलल में। तो 3 और 6 को जब आप पैरेलल रखोगे बच्चों, तो पहले अपन इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। मान लो कि वो दिया है R1 इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/6। हम इन दोनों का पहले इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो बच्चों एलसीएम तो हमारा 6 ही आएगा। 3 और 6 का एलसीएम हमारा 6 ही आना है, और 6 को हमने पहले 3 से डिवाइड किया, 3 2 जा 6। तो ये जो 1/3 नंबर है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी होगा और 2 का मल्टीप्लाई नीचे भी। प्लस 1/6 में तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम जो 6 आया वो पहले से है। तो 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 1/6 अपॉन में दोनों के 6 आ गया, 2 + 1 ऊपर क्या आ गया 3, 3 1 जा 3 2 जा। तो आपके 1/R1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। इन दोनों को रेसिप्रोकल करो, ये नीचे से ऊपर जाएगा। R1 अपॉन में 1 लिखते हैं क्या, नहीं लिखते। ये 1/2 को उल्टा करूँगा तो 2/1। तो R1 मेरा हो गया 2 ओम। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों का आंसर आ गया 2 ओम, और ये 2 ओम है, 2 और 2। अब ये पूरा इसके साथ सीरीज में है, ये समझिए बात को। ये दोनों मिलकर एक बन चुके हैं, कितने, 2 ओम का। अब ये 2 ओम इसके साथ सीरीज में है, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 ओम, और वही हमको चाहिए था, है ना। अब फाइनल के लिए क्या, फाइनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमारा फाइनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, 2 + 2 4 ओम हो जाएगा। समझ गए, हमने क्या किया था, हमने इन दोनों को पैरेलल लिया। पैरेलल लेने से क्या हुआ, इनका 2 ओम रेजिस्टेंस आ गया, 2 और 2 4 ओम जो है इनका टोटल रेजिस्टेंस आ गया। क्योंकि दूसरा वाला जो 2 ओम था वो इन दोनों के साथ सीरीज में था। इनका आंसर आया 2 + 2 4 ओम टोटल रेजिस्टेंस हो गया। और 1 ओम के लिए क्या करो बच्चों, 1 ओम के लिए इन तीनों को ही पैरेलल में जोड़ दो। आप इन तीनों को क्या करेंगे आप बच्चों, पैरेलल में जोड़ देंगे।
ठीक है। जब आप इनको तीनों को पैरेलल जोड़ दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1 ओम। करके देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है बच्चों, अगर आप इन तीनों को पैरेलल लोगे तो आंसर आपका 1 ओम आ जाएगा, गारंटीड। आप करके देखिएगा एक बार, मैं क्वेश्चन में करवा चुका हूँ, आई थिंक आप लोग को कर लोगे। व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन? ये 4 सेल 4, 8, 12, 24। देखिए हाईएस्ट लेना है तो सीरीज में जोड़ दो इन चारों को, 1 2 3 4, 8 + 4 12, 12 + 4 24, 24 + 4 48 ओम हाईएस्ट होगा। कम से कम लेना है तो इन चारों को पैरेलल जोड़ दो। कैसा जोड़ दो? पैरेलल, तो आपको सबसे कम रेजिस्टेंस मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों नेक्स्ट है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? वी ऑल नो दैट अ बैटरी और अ सेल इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम क्या जानते हैं कि कोई बैटरी जो है सेल होता है वो हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल दैट सेट्स द इलेक्ट्रॉन इन मोशन टू फ्लो द करंट। क्या होता है बच्चों? सेल के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन से पोटेंशियल डिफरेंस बनता है। वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, हम लगाते हैं किसी अप्लायंस के दोनों तरफ, जैसे किसी सेल के, मान लो कि ये सेल है, सॉरी सेल नहीं, बल्ब है, बल्ब के 2 कॉर्नर है, एक की तरफ मैंने प्लस लगाया, एक की तरफ मैंने माइनस लगाया, तो इन दोनों में क्या हो गया? इन दोनों में एक पोटेंशियल डेवलप हो गया। क्या हो गया? एक पोटेंशियल। तो यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल, एक तरफ नेगेटिव पोटेंशियल, जिससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव की तरफ जाने के लिए प्रेरित होगा, और इसी वजह से क्या होता है? करंट बनता है बच्चों। ठीक है। सेट्स द इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन टू फ्लो द करंट थ्रू अ रजिस्टर और अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड टू द बैटरी। यही हमने पढ़ा कि क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है केमिकल रिएक्शन की वजह से, जिससे कि इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और जिससे करंट बनता है। वी हैव ऑल्सो सीन इन सेक्शन 12.2 दैट टू मेंटेन द करंट, हमको करंट बनाए रखने के लिए द सोर्स हैज़ टू कीप एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी। तो हमारे सोर्स को कुछ ना कुछ एनर्जी लगाए रखना पड़ती है, कुछ खर्च करना पड़ती है। वेयर डस दिस एनर्जी गो? वो एनर्जी कहाँ चली जाती है? A part of the source energy is maintaining the current may be consumed into useful work। बहुत सारी एनर्जी तो अच्छे काम में लग जाती है, यूजफुल वर्क में, लाइक इन रोटेटिंग द ब्लेड ऑफ इलेक्ट्रिक फैन। बिजली से क्या होता है? पंखे चलते हैं। रेस्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी मे बी एक्सपेंड इन हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गैजेट। लेकिन थोड़ी एनर्जी खराब भी होती है हीट के फॉर्म में, गर्मी के फॉर्म में। वी ऑफन ऑब्जर्व दिस इन आवर एवरीडे लाइफ। हम हमारे रोज के जीवन में ऐसा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन इलेक्ट्रिक फैन बिकम वार्म इफ इट यूज्ड कंटिन्यूसली। हमारा जो पंखा होता है वो गर्म हो जाता है अगर अपन उसको देखेंगे तो, फॉर लॉन्गर टाइम, अगर वो ज़्यादा समय तक चलता है। ऑन द अदर हैंड इफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रजिस्टिव दैट इट इज़ अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रजिस्टर ओनली कनेक्टेड टू बैटरी। मतलब सिर्फ रजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है? सिर्फ बच्चों रजिस्टेंस ही है हमारे सर्किट के अंदर। द सोर्स एनर्जी कंटिन्यूसली गेट्स डिसिपेटेड इंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। और वो हीट के फॉर्म में निकलती रहती है। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो कन्वर्ट हो जाती है हीटिंग में, हीट में, गर्मी में चेंज हो जाती है। इसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज इन डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन। इसका यूज़ भी होता है बच्चों, ये फ़ायदेमंद भी है। पानी गर्म करने के लिए हीटर यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं, उनमें इन्हीं चीज़ों का यूज़ करते हैं। कंसिडर अ करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। मान लो कि आई करंट किसी रेजिस्टेंस में से, आर रेजिस्टेंस में से निकल कर जा रहा है। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज वी। मान लो कि उस गैजेट का पोटेंशियल डिफरेंस वी है। लेट टी बी द टाइम ड्यूरिंग विच द चार्ज क्यू फ्लो अक्रॉस। मान लिया कि आई करंट फ्लो होने के लिए कुछ, देखो क्योंकि करंट फ्लो तब होगा जब चार्ज चलेगा, तो मान लो कि क्यू चार्ज चल रहा है,
द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q थ्रू एनी पोटेंशियल V इज VQ। तो हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला देख रखा है। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा, तो V इंटू क्यू, ये Q अपॉन से यहाँ जाएगा। तो अगर किसी Q चार्ज को V पोटेंशियल डिफरेंस में घुमाना है तो इतना काम करना पड़ेगा VQ। कितना काम करना पड़ेगा बच्चों, VQ काम करना पड़ेगा। तो बच्चों कितना काम करना पड़ेगा, W वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन यानी एनर्जी होती है बच्चों। Therefore the source must supply energy equal to VQ in T time। तब हमारे सोर्स को, हमारे सेल को इतनी एनर्जी देना पड़ेगी। कितनी एनर्जी देना पड़ेगी, VQ एनर्जी T टाइम के अंदर। तो पावर क्या होती है बच्चों, पावर का फॉर्मूला होता है, मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। पावर बराबर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। कितना काम करना पड़ रहा है यहाँ पर, VQ टाइम करना पड़ रहा है। कितना टाइम लग रहा है, T। और हमको ये पता है Q अपॉन T जो होता है ना, वो फॉर्मूला होता है करंट का। तो P का फॉर्मूला क्या हो गया, V, इसकी जगह लिख दिया I। तो P बराबर VI हमारा फॉर्मूला हो गया करंट, पावर का। पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, V इंटू I VI। ये हमारा पावर का फॉर्मूला हो गया। हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल गैजेट जो होते हैं उनके ऊपर पावर लिखी होती बच्चों। इतने वाट पावर का है बल्ब, 2 वाट 1 वाट ये वाट, ठीक है। और द एनर्जी सप्लाइड टू सर्किट बाय सोर्स इन टाइम P इंटू टी इज इक्वल टू VIT। अब ये मान के चलिए कि अगर P पावर का कोई गैजेट है ना, अगर उसको T टाइम तक एनर्जी देना है, कितने टाइम तक एनर्जी देना है, T समय तक। कितने समय तक, T। तो हमको उसको कितनी एनर्जी देना पड़ेगी, V इंटू I इंटू T एनर्जी देना पड़ेगी। पावर इंटू टाइम, क्योंकि देखो भैया वर्क डन बराबर क्या होता है, पावर इंटू टाइम, है ना। अगर मुझे निकालना है कि P पावर का कोई इलेक्ट्रिकल गैजेट है, उसको T टाइम तक मुझे कुछ एनर्जी देना है, तो कितनी एनर्जी देना पड़ेगी, कितना काम करना पड़ेगा, तो P इंटू टी होता है। P इंटू टी, तो P बराबर निकाल लिया V इंटू आई, तो VIT। VIT किस चीज़ का फॉर्मूला है, एनर्जी सप्लाइड टू सर्किट। किसी सर्किट को T टाइम में कितनी एनर्जी दी, VIT एनर्जी दी आपने। वॉट हैपन्स टू दिस एनर्जी एक्सपेंड बाय द सोर्स। ये एनर्जी कहाँ जाती है, दिस एनर्जी गेट्स डेसिपेटेड इन द रजिस्टर एज हीट। ये एनर्जी रजिस्टर में हीट के फॉर्म में निकल जाती है, गर्मी के फॉर्म में। हमने देखा ना, हमारा जो हीटर होते हैं पानी गर्म करने वाले, वो थोड़ी देर में पानी को गर्म कर देते हैं। कैसे, क्योंकि उनके अंदर से करंट फ्लो नहीं होता है, वो पूरा करंट हीट में चेंज हो जाता है, हीट में। 10 फॉर ए स्टेडी करंट आई द अमाउंट ऑफ H प्रोड्यूस। कितनी हीट निकलेगी उसका फॉर्मूला क्या हो गया, V इंटू आई इंटू टी। इतनी एनर्जी उसमें से निकलेगा। अब हम यहां पर कुछ और फॉर्मूले बना सकते हैं। H बराबर हो गया VIT। अब मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, मुझे पता है V बराबर होता है IR। अगर V की जगह मैं लिख दूँ IR, तो H बराबर क्या हो गया, V की जगह लिखा मैंने IR, एक I और एक T और आ गया, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर R इंटू टी RT। I स्क्वायर RT, कितनी एनर्जी चाहिए उसको, I स्क्वायर RT एनर्जी चाहिए। अगर हमको ये भी पता है कि I बराबर होता है V अपॉन R, अगर इसी फॉर्मूले में H बराबर VIT में I की जगह में V अपॉन R रख दूँ बच्चों, देखो जरा, I के प्लेस में रखा V अपॉन R, और T तो वहाँ पहले से ही है, तो एक और फॉर्मूला बन गया H का, V स्क्वायर T अपॉन में R, जहाँ T क्या है, टाइम है। तो ये होते हैं बच्चों क्या, फॉर्मूलेस एनर्जी निकालने के, पावर निकालने के, इस टाइप के। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा है। एक इलेक्ट्रिक आयरन है, वो एनर्जी कंज्यूम करती है एट द रेट ऑफ 840 वाट। 840 वाट। अब मैं थोड़ी सी चीज़ें बुक में तो दिख नहीं रही है, पर मैं अपनी तरफ से आपको समझा देता हूँ बच्चों। पावर हमने देखा अभी, ये जो वॉट है ना, ये पावर की यूनिट है।
एक्चुअली हम जो सामान खरीदते हैं इलेक्ट्रिकल, उस पर पावर लिखी होती है, तो वॉट यानी होता है पावर, 840 वॉट। और पावर का फॉर्मूला मैंने अभी क्या समझाया था, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन की होती है एनर्जी जूल और टाइम की होती है सेकंड, तो जूल पर सेकंड को इन्होंने नाम दे दिया वॉट। यानी वॉट का मतलब क्या होता है, कितने जूल कितने सेकंड में। तो टाइम तो हमेशा अपॉन में 1 लेना पड़ता है, यानी 1 सेकंड में अगर 1 जूल एनर्जी लेता है कोई सिस्टम, 1 जूल एनर्जी अगर कोई सिस्टम 1 सेकंड में खा जाए या यूज़ कर सकता है तो उसकी पावर होती है 1 वॉट। अब यहाँ पर लिखा 840, इसका मतलब है कि वो जो सिस्टम है या जो मशीन है वो 840 जूल एनर्जी हर सेकंड यूज़ करती है। कितनी एनर्जी यूज़ करती है, 840 जूल एनर्जी हर सेकंड यूज़ करती है। ये इसका फंडा है पावर का बच्चों। तो ये इलेक्ट्रिकल गैजेट 840 वॉट का है, मतलब वो 840 जूल एनर्जी हर सेकंड यूज़ करता है। व्हेन हीटिंग इज द मैक्सिमम रेट एंड 360 वॉट। क्या बोला उन्होंने, एक इलेक्ट्रिक आयरन है कंज्यूम एनर्जी एट द रेट ऑफ दिस व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट एंड 360 वॉट व्हेन द हीटिंग इज एट मिनिमम। जब सबसे ज़्यादा गर्म करो तो इतना, सबसे कम गर्म करो तो इतना होता है। द वोल्टेज इज दिस, इतना वोल्टेज है। तो व्हाट आर द करेंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस, तो दोनों ही केस में करंट और रेजिस्टेंस क्या होंगे। तो बहुत ही आसान और इजी क्वेश्चन बच्चों। हमें वैल्यू क्या क्या पता है, वी नो द वैल्यू ऑफ पावर। पावर दिया है 840 वॉट। ये कब होता है, मैक्सिमम के केस में। वोल्टेज 220 वोल्ट है, ये मैक्सिमम की बात हो रही है। पहला केस हम कर लेते हैं मैक्सिमम वाला। तो मैक्सिमम करंट कितना यूज़ हो रहा है, देखो P बराबर V इंटू आई मैक्स लिख लो। यहाँ पर मैक्सिमम में करंट कितना यूज़ हो रहा है, इसलिए आई मैक्स लगा दिया। पावर का फॉर्मूला देख लिया था, V इंटू आई होता है। पावर 840, V 220 इंटू आई मैक्स। 220 कहाँ जाएगा, डिवाइड में ले जाओ, तो यहाँ पर मैक्सिमम करंट पता चल जाएगा कितना है। 0 से 0 कट किया, 2 से 42 बार, 2 से 11 बार, तो आई मैक्स की वैल्यू मिल गई 42/11 एम्पियर। ज़रूरत होगी तो कैंसिल करेंगे, नहीं तो ठीक है चलता है। डिवाइड कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। इतना तो आप लोग कर लेते हो, मुझे पता है। और रेजिस्टेंस भी चाहिए, तो रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, रेजिस्टेंस बराबर होता है V/I। V कितना दिया है 220 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना, आई मैक्स कितना निकला, करंट कितना निकला 42/41। ये लिख दिया मैंने अपॉन में 42/41। ये कहाँ जाएगा, ऊपर। तो रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा 220 इंटू 42 सॉरी 11, ये रहेगा 42 नीचे आएगा। बस कैंसिलिंग चाहो तो कर लो, अब कैंसिलिंग कर लो आप। 6 से 2 से कटा 21 बार, 2 से कटा 110 बार, है ना। अब मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड, सॉरी 21 है ना ये। अब आप इसको कैंसिलिंग कर सकते हो बच्चों। ये मैं कैंसिलिंग नहीं सिखाऊंगा, कैंसिलिंग बुक में भी दे रखी है, इसलिए देख लो, ठीक है। मिनिमम के केस में कुछ नहीं करना है बच्चों। मिनिमम के केस में बस पावर को 360 रखना है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, है ना। पावर को 360 रखना है तो करंट बदल जाएगा, करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इजी सा क्वेश्चन था। हंड्रेड जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड। अगर एक सेकेंड में 100 जूल एनर्जी जो चीज़ यूज़ करती है या निकालती है, उसकी पावर होती है 100 वॉट। 100 वॉट पावर का कोई मशीन है ईच सेकेंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस दिया 4 ओम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमने क्या देखा, हमें क्वेश्चन में दे रखा है 100 जूल एनर्जी हर सेकेंड। चाहो तो इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं। हमको पावर दी है 100 जूल पर सेकेंड। मैंने भी क्या सिखाया कि पावर को मैं लिख सकता हूँ 100 वॉट, है ना। पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। हमको ये भी पता चल गया है
कि I बराबर होता है V अपॉन आर, तो I की जगह मैंने लिख दिया V अपॉन आर। मुझे पावर पता है, क्वेश्चन में 100 दी है, रेजिस्टेंस दिया है 4, तो मुझे निकालना है कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पावर की जगह 100, V इंटू वी, ऊपर V का स्क्वायर, नीचे आ गया R 4 ओम। कोई दिक्कत बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? आई थिंक आ रहा होगा। मल्टीप्लाई किया, 100 4 जा 400 इज इक्वल टू V का स्क्वायर, V स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट 400 इज इक्वल टू V की वैल्यू निकालना सबको आती है, 400 में से बाहर निकालूंगा तो 20 वोल्ट। तो पोटेंशियल कितना हो गया? 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया बच्चों। बुक में दूसरे तरीके से किया है, उन्होंने H वाला फॉर्मूला लगाया है, H बराबर VIT, या ये वाला लगाया होगा दूसरा जो मैंने बताया था आपको। कौन सा वाला? ये V स्क्वायर T अपॉन आर, फॉर्मूला वही है। यहाँ पर देखो H की जगह एनर्जी रख दी 100 जूल रख दी, यहाँ पर 1 रख दिया, बात वही आ गई, R को R रख दिया, कोई फ़र्क नहीं है ना। चलिए, तो यहाँ पर ये ख़त्म होता है क्वेश्चंस। बच्चों ये क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, इसलिए क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है और मैं चाह रहा हूँ थ्योरी पार्ट ख़त्म कर दूँ। नेक्स्ट इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा इस लेसन पर, जिसमें मैं पीछे के क्वेश्चन आंसर और बीच में जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए वो भी करवा दूंगा, क्योंकि टाइमिंग ज़्यादा हो रहा है, एक पेज बचा है, मैं करवा कर वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ। इसलिए ये जो क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तब आपको समझा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है बच्चों इसका? देखिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बच्चों बहुत ज़्यादा है। द जनरेशन ऑफ हीट इन कंडक्टर इज एन inevitable consequences of electric current. In many cases it is undesirable as it convert useful electrical energy into heat। मतलब ये कभी कभी ख़राब भी होती है, मतलब हमेशा ही ख़राब मान सकते हैं इस इफेक्ट को, कहीं कहीं अच्छा होता है, क्योंकि बहुत सारा एनर्जी का हिस्सा इसमें ख़राब हो जाता है। बहुत सारी एनर्जी हीट में ना चाहते हुए भी चली जाती है, हम कुछ नहीं कर सकते। इन सर्किट्स द अनअवॉइडेबल हीटिंग कैन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ कंपोनेंट एंड अल्टर देयर प्रॉपर्टीज। मतलब गर्म होने से बहुत सारे मशीन के पार्ट्स खराब हो जाते हैं, अल्टर देयर प्रॉपर्टीज। हाउएवर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज़ मेनी यूजफुल, लेकिन कुछ काम भी आता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल लॉन्ड्री आयरन। हमारी जो धोबी होते हैं, ये कह लो जो लॉन्ड्रीज चलाते हैं, उनके पास इलेक्ट्रिक आयरन होता है प्रेस करने के लिए, इलेक्ट्रिक टोस्टर होता है खाने को गर्म करने के लिए, ओवन होती है घर के अंदर, केटल होती है ना, हीटर होता है पानी गर्म करने के लिए, सब चीज़ें हमको काम आती हैं। द इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट। इलेक्ट्रिक हीटिंग का यूज लाइट प्रोड्यूस करने में भी करते हैं। एज इन इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है वो हीटिंग इफेक्ट पर ही चलता है बच्चों। हियर द फिलामेंट, यहाँ इसमें जो फिलामेंट होता है, मस्ट रिटेन एज मच ऑफ हीट जनरेट एज इट पॉसिबल। वो उतनी ज़्यादा गर्म हो जाता है बच्चों, बहुत ज़्यादा गर्म होकर फिर वो ग्लो करता है, सो दैट इट गेट्स वेरी हॉट। वो बहुत गर्म हो जाता है और अपने अंदर से लाइट निकालने लगता है, एमिट लाइट। इट मस्ट नॉट मेल्ट एट सच हाई टेम्परेचर, लेकिन वो ऐसा भी होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा गर्म होने पर पिघले ना। अ स्ट्रॉन्ग मेटल विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल जो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला हो, जैसे कि टंगस्टन, जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस, वो पिघलता नहीं है, उसका यूज़ करते हैं बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए। द फिलामेंट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड एज मच एज पॉसिबल यूजिंग इंसुलेटिंग सपोर्ट। द बल्ब आर यूजुअली फिल्ड विथ केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड ऑर्गन गैस। उसके अंदर नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस भर दी जाती है, जिससे कि वो ज़्यादा समय तक चले। मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम बाय फिलामेंट अपीयर्स एज हीट, बट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट। उसका बहुत सारा हिस्सा हीट में खराब हो जाता है, लेकिन फिर भी काफ़ी पार्ट उसका हीट को लाइट बनाने में काम आता है। Another application is the fuse used in electric circuit। एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हमारे घरों में भी होता है इलेक्ट्रिक सर्किट का फ्यूज बनाने में। It protects circuit and appliances by stopping the flow of any
डेली हाई इलेक्ट्रिक करंट का आपने देखा होगा, कभी कभी हमारे घर में बहुत तेज करंट आ जाता है, जिससे क्या होता है बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती है। इसको बचाने के लिए हमारे घर के सर्किट में सबसे पहले फ्यूज़ लगाते हैं। द फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज विद द डिवाइसेस। इट कंसिस्ट ऑफ अ पीस ऑफ वायर मेड ऑफ मेटल और एन अलॉय ऑफ एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम या कॉपर या आयरन ये हो सकते हैं। इफ करंट लार्जर देन स्पेसिफाइड वैल्यू, स्पेसिफाइड मतलब जितनी ज़रूरत है हमारी मशीन को उससे ज़्यादा करंट आ गया, द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज वायर, जो फ्यूज वायर होता है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दिस मेल्ट द फ्यूज वायर, उससे कि वो वायर पिघल जाता है और ब्रेक द सर्किट, और सर्किट टूट जाता है। सर्किट टूटने से क्या होगा बच्चों, जो हैवी करंट है वो हमारे सर्किट में नहीं जाता और कोई भी चीज़ खराब नहीं होती है। सो द फ्यूज वायर इज यूजुअली इनकेस्ड इन द कार्ट्रिज ऑफ पोर्सलिन ऑफ सिम। ठीक है बच्चों, तो इसको पोर्सलिन जैसी चीज़ों में लगाया जाता है घरों में, आपने देखा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए तो अब हम आगे देखते हैं इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में थोड़ा सा, जो मैंने पीछे ही पढ़ा चुका हूँ आपको। इलेक्ट्रिकल पावर ये फॉर्मूला बता ही चुका हूँ, P बराबर VI होता है, I स्क्वायर R भी होता है और V स्क्वायर R भी होता है। ये दोनों फॉर्मूले में आपको बता चुका हूँ, नहीं बताया तो आप देख लीजिए। P बराबर VI हम पहले ही देख चुके हैं, है ना, और P बराबर VI हम पहले ही देख चुके हैं। हमको पता है I बराबर होता है V/R। अगर I की जगह मैं फॉर्मूला रखूँ V/R, एक V पहले से, तो V इंटू V, V स्क्वायर अपॉन R। और एक फॉर्मूला और होता है V बराबर IR। अगर V की जगह रख दूँ मैं IR, क्या रख दूँ बच्चों, IR। ये एक I पहले से है वहाँ पर, ए वाला I पहले से है, मल्टीप्लाई करो I इंटू I स्क्वायर R। तो पावर के ये दो और फॉर्मूले आपके बन गए जो यहाँ पर लिखे होते हैं। ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिकल पावर की वॉट होती है। ठीक है, ये टिक कर लो। इट इज़ द पावर का 1 वॉट क्या होता है, 1 वॉट इज़ द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट ऑपरेटेड एट द पोटेंशियल डिफरेंस। 1 वोल्ट जो 1 वोल्ट के पोटेंशियल पर ऑपरेट हो रहा हो, जिसके अंदर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो। 1 वॉट होता है 1 वोल्ट पर एम्पियर, 1 वोल्ट पर एम्पियर नहीं, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर या 1 वोल्ट एम्पियर। द यूनिट वॉट इज वेरी स्मॉल बच्चों, बहुत छोटी यूनिट होती है। देयरफॉर इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी यूज मच लार्जर यूनिट। हम बड़ी बड़ी यूनिट का यूज करते हैं, जैसे कि किलो वॉट, जो कि 1000 वॉट के बराबर होता है। ठीक है, सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर और टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो होता है पावर इनटू टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम। मैं फिर समझा दूं आपको। देखिए बच्चों, अभी हमने क्या देखा था, पावर बराबर होता है, एक और फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। अगर मैं पावर में टाइम का मल्टीप्लाई कर दूं तो वो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको कहते हैं वर्क डन भी कह लो या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह लो। पावर को हम किस में लिखते हैं, किलो वॉट में, KW। और टाइम को अगर मैं घंटे में लूँ, आवर में, तो ये KWH एक यूनिट बन जाती है बच्चों। KWH क्या है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है, जिसको हमारे घरों में एक यूनिट कहा जाता है। आपके घर में बिजली आती है, आप बोलते हो ना कितनी यूनिट बिजली जली, तो वो यूनिट KWH ही होता है। 1 KWH इज इक्वल्स टू 1 किलो वॉट आवर। अब इसको अगर मैं जूल में चेंज करना चाहूँ, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि 1 किलो वॉट आवर को जूल में चेंज करिए आप लोग, है ना। तो 1 किलो वॉट आवर को अगर अपन जूल में चेंज करें तो कैसे कर सकते हैं, 1 KWH को हम जूल में चेंज कर रहे हैं। 1 किलो वॉट का मतलब होता है 1000 वॉट, सॉरी एक और जीरो आएगा। और आवर में कितने सेकंड होते हैं, 60 इंटू 60 सेकेंड। ये बताने की ज़रूरत है आपको, चलिए बता देता हूँ। 1 आवर में होते हैं 60 मिनट। अब 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 1 आवर में 60 इंटू 60 सेकेंड होते हैं। मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 4 5, तो जीरो आ गए, यानी 10 की पावर कितनी हो गई, 5 हो गई। फिर 6 6 36, तो ये हो गया 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल। क्योंकि वॉट और सेकेंड, देखो वॉट और सेकेंड का मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी आएगी, पावर और टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी आएगी, और एनर्जी की यूनिट जूल होती है।
अब इसको कहते हैं 36 इंटू 10⁵ जूल, यानी 1 kWh के अंदर कितनी एनर्जी होती है बच्चों? 36 इंटू 10⁵ जूल। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन क्या कहता है कि पॉइंट अगर यहाँ है तो उसको इधर शिफ्ट करो। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से इधर शिफ्ट करूँ तो ये बन जाएगा 3.6 इंटू 10⁵। अगर पॉइंट इधर आता है तो पावर एक बढ़ जाती, तो ये हो जाएगा 6 जूल। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको kWh के बारे में भी बता दिया, जो घरों की कॉमन यूनिट है। तो बच्चों यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है जो और हम देख लेते हैं, है ना। क्या दिया है? एन इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड विद 220 वोल्ट, ये पोटेंशियल दे रखा है। द करेंट इज दिस, व्हाट इज द पावर? तो पावर बच्चों कितना आसान होता है, पावर का फॉर्मूला V इंटू आई, V और I का मल्टीप्लाई कर दो, पता चल गया। 220 में 0.50 का तो 110 वॉट, पावर आ गई। इजी क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटेड रेटेड 400 वॉट, इसकी पावर 400 वॉट है, वो 8 घंटे तक चलती है एक दिन में 8 घंटे चलती है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट इट फॉर 30 days एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर kWh, यानी 1 यूनिट का 3 रुपया लग रहा है बच्चों। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला बहुत आसान है, kWh बनाओ। kWh का मतलब किलोवाट का मल्टीप्लाई करो आवर से, किलोवाट का मल्टीप्लाई करो आवर से, तो आपकी kWh बन जाएगी। क्वेश्चन में आपको दिया है पावर 400 वाट, कितनी दी है बच्चों? 400 वाट। अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूं ना बच्चों तो ये किलोवाट बन जाएगा। चलिए हमने 400 को 1000 से डिवाइड किया तो ये बन गई किलोवाट। ये क्यों कर रहा हूँ? आसानी से क्वेश्चन हो जाए इसलिए। 4/10 को कहते हैं 0.4, तो 0.4 किलोवाट। टाइम को हमको आवर में चाहिए, क्या चाहिए? टाइम आवर में। तो आवर कितना दिया? 8 आवर्स पर डे। टाइम 8 आवर्स एक दिन में, तो 30 दिन में मल्टीप्लाई कर लो, 240 आवर। हमको निकालना है एनर्जी। मैंने क्या बताया था? एनर्जी निकालने के लिए किलोवाट का मल्टीप्लाई आवर से कर दो, 0.4 इंटू 240। यहाँ पर यूनिट किलोवाट है, यहाँ पर आवर है, तो मेरी जो आंसर आएगा ना वो आएगा किलोवाट आवर, kWh। हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 96 kWh, मतलब वो 96 यूनिट खा जाएगा। कितनी खा जाएगा? मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हैं बच्चों, 96 यूनिट वो एनर्जी खा जाएगा। तो कितने पैसे लगेंगे? 1 kWh के 3 रुपये, तो 96 के लिए 96 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 288 रुपीज़ आपको खर्च करना पड़ेंगे बच्चों। टोटल कॉस्ट इतनी हो गई। टोटल कितने रुपए खर्च करना पड़ेंगे आपको? टोटल कॉस्ट 288 रुपीज़ लगेंगे। समझ गए? हमने क्या किया? हमने पावर को kW में किया, किलोवाट में, टाइम को आवर में किया, है ना। दोनों का मल्टीप्लाई किया तो kW और आवर का मल्टीप्लाई होकर पावर जो एनर्जी आती वो आती kWh। 1 kWh 3 रुपये की है तो 96 हो जाएगी 288 रुपीज़ की। काम ख़त्म हमारा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको इनके सारे क्वेश्चन आंसर बच्चों ये सब समझाऊंगा। तो जो क्वेश्चन मैं अंदर छोड़ के आ गया हूँ टाइम की कमी की वजह से, वो भी मैं आपको पूरे क्लियर करूँगा।